हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 13 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है और आज के दिन हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में न्यूज को कवर करते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है। बट आपको अभी क्या करना है, जैसे ही अगर आप क्वेश्चन सामने देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको वीडियो को पॉज करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर लिख देना, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते पढ़ते आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। बट मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को पहले देखकर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो ये है गाइडलाइन स्टार्टिंग की। बट अब हम लोग लेक्चर को फाइनली शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड थी। तो आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में कौन से ये नेशनल पार्क आते हैं इन तीनों में से। तो जिन्होंने नेशनल पार्क को ध्यान से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, उनको इसका आंसर मिल गया होगा। ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो वेस्ट टू ईस्ट का जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ये मानस नेशनल पार्क, फिर ओरांग आएगा बीच में, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो D321 होगा। मानस, बीच में ओरांग, फिर काजीरंगा। राइट। तो ये आसाम में ही तीनों नेशनल पार्क हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। तो क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू नेशनल पार्क्स? दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि एक बार अगर किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। जल्दी से बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फटाफट बताइए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत है तीनों के तीनों। अब इसका आंसर जो है वो अपन एक्सप्लेनेशन के दौरान जो है वो देखेंगे, तब मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा तीनों का एग्जैक्टली। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो न्यूज में आसाम सरकार ने अप्रूवल दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में और कुछ एरिया जो है वो ऐड किया जा रहा है। कितना ऐड किया जा रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट सिंपली आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर। राइट। और ये जो एरिया जो ऐड किया गया है इससे फायदा ये होगा कि कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी औरंग और नमेरी नेशनल पार्क्स को, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अक्रॉस हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो अगेन एक और चीज, ओरांग और नमेरी नेशनल पार्क, ये भी हम लोग को आसाम में देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ यहां पर कनेक्टिविटी कार्बी एंगलोंग हिल्स के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिलेगी। कार्बी एंगलोंग हिल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर लोकेटेड है तो आसाम आपको पता होना चाहिए। तो ये लोकेशन वाइज काफी कुछ चीजें जो है वो इसमें मेंशन्ड है, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, एरिया को एक्सपेंड कर दिया है जिससे कि कनेक्टिविटी जो है वो ये दो नेशनल पार्क के साथ, काजीरंगा नेशनल पार्क की जुड़ जाए प्लस इस हिल्स के साथ। और ये हिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी यहां पर इस क्षेत्र पर बाढ़ आती, क्योंकि ये जो आसाम वाला क्षेत्र है यहां पर अक्सर ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है वो हम लोग को बाढ़ देखने को मिलती है। अक्सर एनुअल बेसिस पर हर बार यहां पर बाढ़ आती है। तो जिस समय यहां पर बाढ़ आती है तो उस दौरान बताया जाता है कि राइनो, टाइगर, डियर्स और इस प्रकार के जो एनिमल्स है वो यहां पर इस हिल के पास, इस पहाड़ी के पास जो है वो शरण लेने के लिए चले जाते हैं, यानी कि बचने के लिए बाढ़ से चले जाते हैं यहां पर। तो ये वाली चीज भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए इस हिल की, इस पहाड़ी की। राइट। तो कार्बी एंगलोंग पहाड़ी हम लोग को देखने को मिलती है। टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग इज फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये जब सब जो लोकेशंस होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क की, ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स ये एक ही होता है।
मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि रेगुलरली स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो इसलिए सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए ऐसे टॉपिक्स की कि क्यों ये टॉपिक जो होते हैं वो वीवीआईपी वाले होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो ये कुछ ऐसे एरिया जिसको सरकार सेट करती है, यानी कि एक एरिया जिसको सरकार घोषित करती है नेशनल पार्क के तौर पर, और उन एरिया पर नेचुरल एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए ये एरिया घोषित किए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये एरिया जो है वो सरकार के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर अपने क्वेश्चंस में क्या लिखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। नहीं, नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में। तो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन से हुए? नेशनल पार्क हुए। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स रहती है और बाकायदा डिफाइंड रहती है। इसके अलावा इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं कि यहां पर नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यानी कि यहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है। इसके अलावा इन नेशनल पार्क्स में यहां पर क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है? तो यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा जो चरवाहे जो होते हैं, राइट, यानी कि गाय वगैरह को चराने के लिए जो जाते हैं, अपने लाइव स्टॉक्स को चराने के लिए जो जाते हैं, तो वहां पर वो सब भी अलाउड नहीं है, राइट। और ना ही यहां पर प्राइवेट टेन्यूरियल राइट्स जो है वो परमिट किए गए हैं, मतलब इसका मतलब निजी कार्यालय के अधिकार भी यहां पर अलाउड नहीं है। तो यह चीज भी बताई जा रही है। इसके अलावा जो भी स्पीसीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्स में मेंशन्ड है, लिस्टेड है, उन स्पीसीज का शिकार नहीं किया जा सकता, ना उनको पकड़ा जा सकता है। नेशनल पार्क्स के अंदर कोई भी इंसान यहां पर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, कोई भी चीज को रिमूव नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, किसी भी वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, राइट, इस नेशनल पार्क के अंदर। ना ही उस वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को डैमेज करेगा, यानी कि जिस जगह पर अगर जीव जंतु जो है वो अगर रह रहे हैं, यानी कि एनिमल्स वगैरह किसी जगह पर किसी एरिया पर रह रहे हैं, तो उस एरिया पर जाकर कोई भी यहां पर ये कोशिश नहीं करेगा कि इस क्षेत्र में रहने वाले एनिमल जो है वो इस क्षेत्र में रहने लगे, यानी क्योंकि हैबिटेट को किसी प्रकार से मॉडिफाई करने की किसी तरीके की कोशिश जो है वो नहीं की जाएगी। जिस नेचुरल फॉर्म में है वो जगह, वो वैसी की वैसी नेचुरल फॉर्म में ही रखना है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है, ना ही एक एनिमल को पार्क के अंदर से एक जगह से दूसरी लोकेशन पर जो है वो ले जाया जाएगा, यानी कि अगर वो एनिमल उसी क्षेत्र पर है, उनका हैबिटेट अगर उसी क्षेत्र पर है, तो वो उसी क्षेत्र पर ही रहना है, फोर्सफुली जो है वो उनको हटाना नहीं है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर नहीं रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार वाला पॉइंट, कि जो नेशनल पार्क जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं होते, उनका स्टेटस नीचे नहीं जाता। आप देखो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि एक बार कोई एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेयर कर दिया गया तो वो नेशनल पार्क में जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, यहां पर नेशनल पार्क वाली बात होती है। नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि एक बार नेशनल पार्क किसी एरिया को घोषित कर दिया है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वापस जो है वो नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट, इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला अक्सर आ सकता है, राइट। इसके अलावा कौन डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क को? तो दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिक्लेयर कर सकती है, दोनों के पास पावर होती है नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने की। बट नेशनल पार्क की बाउंड्री जो है उसका ऑल्टरेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जब एक रेजोल्यूशन पास करेंगी तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऑल्टरेशन यानी कि इसको बढ़ाना या घटाना, जो कि भी आसाम के अंदर हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो वो एक रेजोल्यूशन के चलते ही होता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट के अंदर वो नेशनल पार्क है, सिर्फ वही अगर इस रेजोल्यूशन को पास करेंगी तभी जो है वो ऑल्टरेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी, राइट। और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक है, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो G20 से रिलेटेड है। तो बताइए, टर्की और ग्रीस क्या दोनों ही G20 के मेंबर हैं? और G20 की मीटिंग को सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर जो होते हैं तो उनके द्वारा क्या अटेंड किया जाता है, यानी कि जो भी G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं तो उन कंट्रीज के क्या सेंट्रल बैंक के गवर्नर इस G20 की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? G20 प्लस क्या ऐसी कंट्री होती है जो कि डेवलप्ड होती है और जो कि इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज होती है क्या G20 ब्लॉक के अंदर, यानी कि G20 कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्री है क्या उसको G20 प्लस कंट्रीज कहा जाता है? जल्दी से बताइए इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, ना कि सही स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 गलत है, बीच वाला बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि G20 की जो समिट हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी जो मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं, इसमें गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वो भी यहां पर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं,
राइट। और पहला और तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है। वो क्यों है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्रीस इसका पार्ट जो है वो नहीं है। G20 की मेंबर जो है वो ग्रीस हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, राइट। तो आप देख सकते हैं G20 के मेंबर कंट्रीज है, यहां पर भी मेंबर कंट्रीज के नाम जो है वो लिखे गए हैं। 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे कि सर यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर तो ग्रीस आती है, तो ग्रीस को आपने कैसे हटा दिया वहां पर, क्योंकि लॉजिक लगाओगे ना आप। बट मैंने यहां पर कंट्री नहीं पूछा है, यहां पर मेंबर्स पूछा है। अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एंड मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन मेंबर है ना कि कंट्री है, राइट। तो यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा, मेंबर। तो टर्की एक मेंबर है, मेंबर के तौर पर यहां पर है। बट अलग से ग्रीस जो है वो इसकी मेंबर नहीं है। ग्रीस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर है। तो ये वाला चीज भी जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है, और यही इसी तरीके से यूपीएससी आपके साथ खेलेगा। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो इतना वास्ट होना चाहिए कि आप जो है वो एक एक वर्ड का मीनिंग समझें, क्योंकि प्रीलिम्स में यही होता है, एक वर्ड से पूरी कहानी खत्म हो जाती है। यहां पर अगर मैं मेंबर की जगह कंट्री लिख देता ना, तो ग्रीस आप जो है वो मार्क कर सकते थे, राइट, क्योंकि कंट्री है ये भी शामिल है इसके अंदर। बट वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू शामिल है, बट मैंने यहां पर मेंबर स्पेसिफिकली पूछा है, राइट। बट यहां पर कंट्री भी होता है, अगर बाई चांस यूपीएससी कंट्री भी लिख दे इन केस, बट अगर वो अपना आंसर जो है वो ये गलत ही करें तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते हैं फिर, क्योंकि टेक्निकली जो है वो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 मेंबर्स यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो G20 के बारे में हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे थोड़ी सी। अभी एक वर्चुअल मीटिंग G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की हुई है रिसेंटली, और अभी डिस्कशन किया गया, एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किए गए। तो किस चीज का डिस्कशन हुआ, किस चीज के एक्सपीरियंस शेयर किए गए, तो ऑब्वियस ही बात है जब एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो एजुकेशन के एरियाज पर ही तो डिस्कशन होगा। तो एजुकेशन के 3 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया जिसके ऊपर बेस्ड डिस्कशन हुआ। और ये क्या 3 एरियाज होंगे, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी जो है वो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, क्योंकि कोरोना वायरस का समय चल रहा है। तो इस क्राइसिस में एजुकेशन को जो है वो कैसे कंटिन्यू रखना है, इस पर चर्चा हुई। और बच्चों की एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उस पर चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। और एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि सब कुछ बंद है। इवन मेरा छोटा भाई भी जो है उसको भी बाहर जो है वो निकलना था इंडिया से अपनी तैयारी करने के लिए म्यूजिक की फील्ड में, बट वो भी नहीं जा पा रहा है। सब कुछ जो है वो अटक चुका है। तो ये इन 3 चीजों के बारे में स्पेसिफिकली जो है वो चर्चा हुई यहां पर, राइट। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो है वो G20 लीडर समिट 2020 को होस्ट किया है। तो इसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब G20 के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे। हर साल G20 के जो मेंबर जो होते हैं वो यहां पर मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है। और G20 कंट्रीज जो है, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए, G20 के मेंबर्स को अगर एक साथ अगर हम लोग रखें, तो वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाती है। और इसके मेंबर जो है वो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 85% जो है वो काउंट करते हैं। और पूरे दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन इस G20 मेंबर कंट्रीज की हम लोग को देखने को मिलती है। और G20 को फॉर्मली कहा जाता है समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको जो है वो फॉर्मल तौर पर जो है वो कहा जाता है G20 को। वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन, इसको औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली इसको ये चीज जो है वो कहा जाता है। तो ये वाली चीज भी याद रखना। क्या पता आपसे G20 जो है वो क्वेश्चन में ना लिखा रहा है, ये लिखा रहा है कि ये वाली समिट के बारे में बताइए, तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे वो G20 के बारे में पूछेगा, क्योंकि इसके पता क्या होते हैं, कभी कभी ऑल्टर नेम्स भी जो है वो हम लोग को पता होनी चाहिए, स्पेशली इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में आते हैं। G20 कब से शुरू हुई, तो देखिए 1997 1998 के पीरियड पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस रिकॉर्ड किए गए थे। देखा गया था कि एशिया के अंदर बहुत बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो हो रही है। तो उस समय नीड जो है वो, आवश्यकता जो है वो सामने आई कि एक इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो, सभी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के, एशिया क्षेत्र की जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है या फिर इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का इन फ्यूचर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, तो उस पर जो है वो पहले से डिस्कशन किए जाए, राइट। और पहले से प्लान्स वगैरह बनाए जाए, पॉलिसीज वगैरह बनाई जाए, जिससे कि स्मूथली यहां पर इकोनॉमी जो है वो चलती रहे इस क्षेत्र की, एशिया क्षेत्र की। तो ये जो है वो नीड सामने उभर कर आई। फिर G7 मिनिस्टर्स ने एग्री किया कि स्टैब्लिश किया जाना चाहिए G20 मिनिस्टर्स को और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग को। तो ये 1999 के अंदर जो है वो सामने आ गई। तो याद रखना है 1997 से लेकर 1998 के पीरियड में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोग को देखने को मिले थे, तो उसके बाद 1999 में ये स्टैब्लिश हुई। G20 की पहली मीटिंग बर्लिन में हुई थी, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए 1999 में।
और इसके हेड कौन होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। स्टेटमेंट वाइज चीजें जो है वो इस प्रकार से पूछ ली जा सकती है कि क्या इसका परमानेंट स्टाफ है? नहीं है इसका परमानेंट स्टाफ, याद रखना। और इसके हेड जो होते हैं वो एक परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते हैं। इनके हेड जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं क्षेत्र वाइज, और हर दिसंबर पर जो हेड जो है वो चेंज होते हैं, रोटेशन होती है। और जो भी हेड होता है, जो भी अध्यक्ष होता है G20 का, तो उसको जो है वो अपने क्षेत्र में समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, या फिर वो उसको जो है वो अपने रीजन पर वो समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर जो है वो समिट को ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मा जो होता है वो उसी का होता है जो प्रेसिडेंसी पे हम लोग को देखने को मिलता है, अध्यक्ष पद पर हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी कंट्री अध्यक्ष पद पर होती है तो वो ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग को, जो भी G20 की मीटिंग्स होती हैं, G20 की समिट्स होती हैं, या फिर छोटी मोटी जो भी समिट होती है या मीटिंग होती है, उसको भी जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो प्रेसिडेंसी कंट्री के द्वारा जो है वो किया जाता है। और प्रेसिडेंसी कंट्री जो होती है उसके पास एक और बेनिफिट ये होता है कि वो अपने साथ नॉन मेंबर कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकती हैं एज अ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको। और G20 के मेंबर्स कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक मेंबर को आपको जो है वो इसका नाम पता होना चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। राइट, तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, तो ये इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। और G20 प्लस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो G20 प्लस डेवलपिंग नेशंस को कहा जाता है G20 के, ना कि डेवलप्ड नेशन को, तो इसलिए वो वाला स्टेटमेंट अपना गलत था। G20 प्लस डेवलपिंग नेशन होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनको G21 या G23 या G20 प्लस के नाम से भी जाना जाता है। ये डेवलपिंग नेशन का एक ब्लॉक है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ये G20 की जो मेजर इकोनॉमीज है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज है, उनको अलग करता है, डिस्टिंग करता है। राइट, तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और G20 प्लस ओरिजिनेट हुआ था 2003 के अंदर, जब 5वीं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिको के अंदर। उस दौरान इसका ओरिजिनेशन था, और इसके जो ओरिजिनेशन के जो ट्रेसेस हैं ये हम लोग को ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कैन कम, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो G20 प्लस से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? G21 किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, पूरे दुनिया भर की 60% पॉपुलेशन इस G20 प्लस कंट्रीज की नजर आती है। और इसके अलावा 26% दुनिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इन्हीं कंट्रीज के पास होता है, G20 प्लस के पास। और 70% फार्मर्स पूरे दुनिया भर के इन्हीं के पास है, G20 प्लस के पास। राइट, तो यही चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। राइट, एक बेसिक आइडिया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन तीनों में से, फटाफट बताइए। तो क्या ये एक नॉन परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये एक मेजर एशियन ऑर्गेनाइजेशन है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 3। तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एशियन। राइट, और रैट जो है वो इसी का हिस्सा है, हम लोग को देखने को मिलता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आगे चल के डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी इंडो चाइना डिफेंस मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई है, जो कि रिसेंटली हम लोग को देखने को मिल रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग की साइडलाइन पर हुई थी है, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था। रशिया के अंदर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। इसमें क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ? तो देखो, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है डिफेंस से रिलेटेड बातचीत हुई होगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड बातचीत हुई होगी। तो यहां पर यही कहा गया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं तो वो पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर रहे, यानी कि जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम लोग को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है, ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज है, 8 है टोटल। तो ये क्षेत्र जो है वो पीसफुल रहे, शांति बनी रहे इस क्षेत्र के अंदर। राइट, और यहां पर चिंता जताई गई अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबानीज का अभी रिसेंटली हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इवन अफगानिस्तान से तालिबानीज को रिलीज भी किया जा रहा है, आपको पता होगा। तो इस पर जो है वो चिंता जताई जा रही है सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, सिक्योरिटी सिचुएशंस के ऊपर। इसके अलावा कहा गया गल्फ कंट्रीज को कि गल्फ कंट्रीज के बीच में जो भी इश्यूज जो आ रहे हैं वो गल्फ कंट्रीज आपस में मिलकर जो है वो रिजॉल्व करें। राइट, इसके अलावा यहाँ पर इस पर भी जो है वो चिंता जताई गई कि जितने भी प्रकार के जो टेररिज्म हम लोग को देखने को मिलते हैं, हर प्रकार का टेररिज्म, तो उसकी इंडिया ने निंदा करी है। तो ये चीज सामने नजर आई है। कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डअप करने की आवश्यकता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से डील करने के लिए।
यानी कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, मतलब जैसे कि आज की डेट में साइबर थ्रेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ गए, नॉन ट्रेडिशनल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल की बात करें तो वही टेररिज्म और इस प्रकार का थ्रेट हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक थ्रेट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में, वायरस वाला थ्रेट तो है ही है, कोरोना वायरस वाला, तो आपको पता है कि ये सब इस प्रकार के जो थ्रेट्स होते हैं, तो उनसे हर तरीके से जो है वो बचने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इस पर जो है वो नीड जताई गई, आवश्यकता इस पर जताई गई, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली इसके अंदर। तो ये था कुछ बेसिक चीजें जो कि हुई हैं करंट अफेयर्स के अंदर, जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। 2001 में इसका फाउंडेशन हुआ था। सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, कि सभी कंट्री यानी कि इस क्षेत्र की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती है, इसलिए डिफेंस मीटिंग हम लोग को देखने को मिली। पॉलिटिकल के ऊपर फोकस करती हैं और इकोनॉमी के ऊपर, कि इकोनॉमी सिचुएशन जो है वो बरकरार रहे, सभी कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप रहे। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिलता है। ये एक मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपना स्टेटमेंट इसलिए गलत था क्योंकि वो वहां पर एशियन लिखा हुआ था। इसके अलावा पूरे दुनिया भर की आधी पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज की है, इन 8 कंट्रीज की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हम लोग को देखने को मिलती है। और ये नॉन परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नेचर की इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहीं से मैंने क्वेश्चन जो है वो उठाया हुआ था आप लोगों के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिविल सर्विसेज में देखने को मिलेंगे। इंडिया ने 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। इंडिया एससीओ की मेंबर है। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज होती हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एक इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो चाइना के अंदर है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमिटी इसकी राइट्स की, ये हम लोग को देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, जो कि उज्बेकिस्तान में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये राइट्स भी जो है वो एससीओ का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और नाटो के काउंटर बैलेंस के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपन ने कुछ दिनों पहले ही इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है ये सीरीज, तो पुरानी जितने भी, अगर आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 2020 की कर रहे होगे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नहीं है तो आपके लिए ऑफर है ही अभी, कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का मात्र 300 रुपए में पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन पर जो है वो देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आप लोग को बता रहा था कि 2021 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जितने भी लेक्चर्स मैंने आप लोग के कवर कराए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। हालांकि ये जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, यहाँ पर अगस्त से ही अपन ने करना शुरू किया है, बट जो प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा चैनल की, वहां पर पूरे के पूरे आपको वीडियोस पुराने मिल जाएंगे, आप पूरे देख डालिए। जनवरी से लेकर जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं बोलता कि आप जून से जो है वो प्रिपरेशन अपनी शुरू करो, बट इस साल 2020 के अंदर जनवरी से ही बहुत काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिले करंट अफेयर्स के अंदर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जनवरी से आप पूरी चीजें कवर करते हुए चलो, ठीक है। तो कहा जाता है कि नाटो का ये काउंटर बैलेंस के तौर पर जो है वो काम करती है। यहाँ पर नाटो के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूरी चीज डिटेल में मैंने नाटो की भी एक्सप्लेन की हुई है पास्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही अपन ने डिस्कस किया था उसको। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज ये हैं 8, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, राइट। तो ये वाली है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। अब ब्रिक्स के बारे में जरूरी नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ आपसे ब्रिक्स के बारे में पूछे, वो इस प्रकार की हरकतें भी आपके साथ कर सकती है। तो बताइए जरा, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरती है क्या? इक्वेटर ब्राजील से, यानी कि इक्वेटर ब्राजील से होकर गुजरती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अफ्रीका से होकर गुजरती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चाइना से होकर गुजरती है क्या? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट। करेक्ट आंसर है चारों के चारों करेक्ट है। और यहां पर अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लिख देता तो भी करेक्ट होता, क्योंकि ब्राजील के अंदर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ब्राजील के अंदर। तो मैं आपको भी मैप में भी पूरी चीज दिखाता हूं। जैसे कि ये देख रहे हो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो अब देखो ये पूरी, ये यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा था ब्राजील ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, तो मैंने ये रखा था यहाँ पे साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होती हुई गुजर रही है, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे होती हुई गुजर रही है साउथ अफ्रीका से। दूसरा हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी, तो इंडिया, आप तो इसके बारे में जानती हो, आंख बंद करके लिख सकते हो। और चाइना भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पे ही हम लोग को देखने को मिलती है। और इक्वेटर की बात करें तो देखो अगेन ब्राजील हम लोग को इक्वेटर पर भी जो है वो देखने को मिल रही है। देखो ये ब्राजील इक्वेटर वाली, इसका अलग से भी मैप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो इक्वेटर ये पूरी। तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग अभी हुई है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। 5वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग हुई है। रशिया इसकी चेयरमैनशिप पर हम लोग को देखने को मिल रही है, हेड है अभी रशिया एट प्रेजेंट, होस्ट कर रही है। और ब्रिक्स के बारे में फैक्ट्स की कुछ बात करें हम लोग, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2001 में
ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एक जिम ओ नील, इन्होंने ये ब्रिक टर्म जो है वो सामने रखा था, ये डिस्क्राइब करते हुए कि चार इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी कि डेवलप हो रही है, चार कंट्रीज उभरती हुई आ रही हैं, चार कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो इनके लिए इन्होंने ये ब्रिक रख दिया था। और ब्रिक जो है वो फॉर्मलाइज हो गया था 2006 से। पहली ब्रिक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 2006 में हुई थी और फिर बाद में जाकर 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद से फिर ये ब्रिक्स हम लोग को देखने को लगा। इसमें एक एस जो है वो जुड़ गया था, पहले सिर्फ BRIC हुआ करता था, फिर एस हो गया इसमें, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी चेयरमैनशिप की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले G20 के बारे में जैसे अपन ने बात करी थी कि हर साल G20 के जो चेयरमैन है वो रीजन वाइज रोटेट होते हैं, तो वैसे ही ये भी होते हैं। बट इनकी जो चेयरमैनशिप जो है यानी कि प्रेसिडेंटशिप जो है इनकी कि कौन हेड करेगा मतलब इस मीटिंग को, तो वो रोटेट होती है इस प्रकार से ब्रिक्स नाम के हिसाब से। जैसे अभी जो है मान लेते हैं ब्राजील की है, अगले साल किसकी होगी, रशिया की, फिर इंडिया की, फिर चाइना की, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। तो ये इस पैटर्न पर जो है वो चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। और ब्रिक्स की लीडर समिट जो है वो हर साल हम लोग को देखने को मिलती है। छठी ब्रिक्स समिट जो है वो फोर्ट लेजा के अंदर 2014 में हुई थी और इस समय 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है, ब्रिक्स का है। ये वाली चीज आपको याद रखनी, कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और पहले पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इस समय ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ही साइन किया गया था, यानी कि ये ब्रिक्स कंट्री जो है वो कुछ रिजर्व जो है वो संभाल के रखेंगी और ये रिजर्व जो होगा वो कब काम में आएगा, जब कभी इन कंट्रीज के ऊपर किसी प्रकार की इकोनॉमिकली आपदा पड़ती है, कोई भी इकोनॉमिकली इमरजेंसी आती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ गए, तो इस रिजर्व से जो है वो कंट्री पैसे निकालकर जो है वो यूज कर सके, यानी कि अपनी इमरजेंसी सिचुएशन पर ये पैसा जो है वो उपयोग में ला सके, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये डिक्लेरेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला था इस प्रकार का। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, या फिर अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है या फिर ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट आता है तो आपको इसको डायरेक्टली लिंक करना है फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये कंट्री जो है ब्रिक्स कंट्री आपस में अपने रिलेशन किस प्रकार से डेवलप करती हैं, तो इनके जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं आपस में। गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये एंगेज होती हैं, यानी कि आपस में इनका जुड़ाव हम लोग को, बातचीत इनकी देखने को मिलती है, कम्युनिकेशन देखने को मिलता है गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन के तौर पर, यानी कि जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको गवर्नमेंट मान्यता देती है, राइट। तो वो इंस्टीट्यूशन जो है वो वहां पर कुछ काउंसिल्स वगैरह यहाँ कंडक्ट की जाती है, जैसे कुछ बिजनेस काउंसिल हो गए, कुछ इंटरप्राइजेस वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। तो वहां पर कुछ एक फोरम वगैरह आपने देखा हो, कई बार ब्रिक्स के मेंबर जो है वो काफी सारे ऑफिशियल जो फोरम्स वगैरह हम लोग को अलग अलग देखने को मिलते हैं, राइट। किसी दूसरी कंट्री में होते हैं या फिर अपने इंडिया में भी कई बार होते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां पर भी ब्रिक्स मेंबर कंट्री जो है वो आती है तो कुछ फोरम्स में, तो उनकी जो है बातचीत होती है। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं इस प्रकार की। सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल एंगेजमेंट के थ्रू ये कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एंगेजमेंट इनका इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, आपको बताना है इन चारों में से ये प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, वर्ल्ड बैंक, IAEA, UNDP या फिर WWF, इन चारों में से किसका है वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ईरान ने अलाउ किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को कि ईरान के अंदर दो जगहों में से एक जगह पर वो जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर मतलब बताया गया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, अर्ली 2000s में ऐसी एक्टिविटी हुई है ईरान के द्वारा कि ईरान ने यहां पर जो है वो न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम का इनरिचमेंट किया है। तो यूरेनियम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो ईरान के ऊपर शक था कि ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। और आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में ईरान ने यह भी बोल दिया था कि ये अपनी 2015 की न्यूक्लियर डील को जो है वो हटा देगा, यानी कि फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है वो बंद कर देगा, यानी कि मानेगा नहीं उस डील को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी ईरान की तरफ से। तो हम लोग थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे इस डील के बारे में कि 2015 की ये न्यूक्लियर डील आखिरकार क्या थी, तो और पूरा मुद्दा क्या था। तो ईरान ने साइन करी थी 2015 में एक न्यूक्लियर डील। ये डील साइन हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, जिसको P5+1 कंट्रीज के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो डील है इसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर JCPOA के नाम से भी जाना जाता है। इस डील के अंदर ईरान को अलाउ किया गया था कि ईरान सिर्फ अपने पास 202.8 किलोग्राम या फिर 447 पाउंड का ही स्टॉक जो है वो रख सकता है यूरेनियम का।
तो ये चीज यहां पर रिकॉर्ड की गई थी, नोटिस की गई थी इस डील के अंदर। और IAEA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है कि ईरान जो है वो इस डील का उल्लंघन कर रहा है। इस पर जो ये लिमिट जो लगाई गई थी 2015 के अंदर, इस डील के अंदर वो लिमिट जो है ये क्रॉस कर रहा है। तो ये चीज यहां पर सामने आई। और आपको पता ही है कि ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेरेशन कर दी थी कि वो इस 2015 की डील को जो है वो नहीं फॉलो करेगा, नहीं मानेगा, है ना। अभी देखो ये 2015 में, पहले आप लोग को बैकग्राउंड समझना जरूरी है, जो कि यहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, यहां पर लिखा तो नहीं, बट पहले मैंने आपको कवर कराया हुआ था, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूं। आप सिर्फ चीजों को समझो थोड़ा कि 2015 में ईरान ने ये डील को साइन क्यों किया था। तो देखो गाइस, 2015 के अंदर ये जितनी भी कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएसए, इसने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था, राइट। इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि आज की रेट में अगेन ईरान के ऊपर लगा हुआ है। इकोनॉमिक सैंक्शन का लगने का मतलब यह होता है कि ईरान से कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार का ना माल परचेज कर सकती है, ना उसको जो है वो दे सकती है। यानी कि कोई भी कंट्री पूरे दुनिया भर में ईरान के साथ किसी प्रकार की ट्रेड डील नहीं करेगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड नहीं होगा तो वो कंट्री डूब जाएगी। एक बहुत काफी फेमस एक टर्म है E इक्वल्स टू ई का, हम लोग को देखने को मिलता है। E इक्वल्स टू ई यानी कि इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी आगे बढ़ाना है, किसी कंट्री को, जब कोई कंट्री की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती है तो वो कंट्री भी डेवलप होती है। इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, वो कंट्री बढ़ने लगती है, राइट, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और E इक्वल्स टू ई अगेन फिर से आ जाता है। और इकोनॉमी बढ़ती कब है? जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है। तो E इक्वल्स टू ई और E इक्वल्स टू ई, यानी कि एक कंट्री की अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, और जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तब वो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, यानी कि डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ करेगी। क्योंकि वही होता है ना, इसको ऐसा समझो, अगर एक दुकानदार है, उस दुकानदार की दुकान से अगर सामान बढ़िया से बिक रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक दुकानदार जो है वो आगे चल के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना खुद का स्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि बिकने लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ? एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट होगा तो वो कंट्री डेवलप होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगा, दिखने लगेगा, पैसा आएगा उस कंट्री के अंदर। बट 2015 में क्या हुआ था? इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे, और हार्श इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे, जिससे कि इसकी हालत खराब हो गई थी। और ये इसीलिए लगाए गए थे जिससे कि ये अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को जो है वो बंद कर दे। तो ये 2015 की जो ये न्यूक्लियर डील थी वो सिर्फ इसीलिए की गई थी ईरान के साथ कि वो अपनी जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज ईरान करता है वो सब उस पर जो है वो बंदिश लगा दे, बैन कर दे पूरी एक्टिविटीज को। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा यूएसए के द्वारा और ये कंट्रीज के द्वारा, और वेरियस इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, पैसे वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अभी हमने क्या देखा इन पास्ट, अगेन यूएसए ने क्या किया? ईरान के ऊपर फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। ईरान और यूएसए की जो जंग आप लोग को पता ही है कि ऑलरेडी काफी महीने तक चली थी, और अभी तो कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा शांति है इस क्षेत्र पे। आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस समय बहुत ही हालत जो है वो बेकार हम लोग को देखने को मिली थी। एक यूएसए का एक स्पाई ड्रोन था, निगरानी कर रहा था एक ड्रोन के थ्रू यूएसए वहां पर, उस ड्रोन को जो है वो ईरान ने ब्लास्ट कर दिया था अपनी एक मिसाइल से। तो वाली भी खबरें पास्ट में भी कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। तो उस समय यूएसए ने ईरान के ऊपर पूरी तरह से सैंक्शन लगा दिया। अब ईरान ने यही बोला कि यार पहले भी 2015 में यही स्थिति थी मेरी, आज भी यही स्थिति है, तो हटाओ, मैं इस डील को जो है वो कैंसिल कर देता हूं, और मैं तो बढ़िया से यूरेनियम एनरिच करूंगा और बॉम्ब वगैरह बनाऊंगा। तो अभी ये इसी चीज को लेकर जो है वो ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिली थी, और यही रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है कि ईरान के अंदर इसने जो है वो ईरान ने 2015 की न्यूक्लियर डील को जो है वो वायलेट किया हुआ है, क्योंकि इसके पास जो है वो काफी ज्यादा यूरेनियम जो है वो नजर आया है। यहाँ पर यूरेनियम मेटल डिस्क सस्पेक्ट की गई है इनके काम में, यानी कि यहाँ पर जब देखा गया तो यूरेनियम मेटल डिस्क जो है वो पाई गई। ये न्यूक्लियर वेपन कंपोनेंट के तौर पर उपयोग में ली जाती है, न्यूक्लियर वेपन को ट्रिगर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ईरान के अंदर बताया गया कि फरवरी से 1572 किलोग्राम 50% तक इंक्रीज जो है वो यहां पर बढ़ गया फरवरी से। और आपको पता होगा कुछ महीने पहले ही फरवरी और इसी समय पर हम लोग जो है वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब यूएसए और ईरान के बीच में इश्यूज चल रहे थे काफी ज्यादा। और पिछले साल भी इवन 2019 में भी मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास भी इस टॉपिक पर बहुत चर्चाएं हुई थी ईरान और यूएसए के बीच की। तो इसने इसको जो लिमिट दी गई थी 202 किलोग्राम की, उसको क्रॉस करते हुए इसने 1572 किलोग्राम जो है पर लेकर आ गया है। और यहां पर काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि मात्र 3 महीने में ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार की जो है वो संकेत दे रही है इस तरीके की एक्टिविटीज पर, इस तरह की चीजों पर। तो इसलिए ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो हम लोग को न्यूज में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक इसलिए न्यूज में देखने को मिला, ये इसका आप देख सकते हैं, ये लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है IAEA का। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सेटअप की गई थी
एज अ वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस के तौर पर, वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। 1957 में इसको सेटअप किया गया था, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये रिपोर्ट किसको करती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को ही। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ऑस्ट्रिया वियना में देखने को मिलता है। इसके काम की बात करें तो जो मेंबर स्टेट्स हम लोग को यूनाइटेड नेशंस के देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये काम करती है। इसके मल्टीपल पार्टनर्स पूरे दुनिया भर में हैं। ये प्रमोट करती है कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग जो किया जाए वो सिर्फ सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से किया जाए, यानी कि सेफली, सिक्योरली और शांतिपूर्वक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए। ये इसी चीज को जो है वो ये प्रमोट करती है और ये फोकस करती है कि किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर का उपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, राइट। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक जनरल जान लो कि इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो 2 साल के टेन्योर के लिए होते हैं। और इसमें ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी इनके गवर्नर्स, इनके मेंबर की देखने को मिलती है, यानी कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में टोटल 22 मेंबर होते हैं और 22 मेंबर में ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, यानी कि ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि पूरे दुनिया में से, यानी कि पूरे दुनिया भर के रीजन को जो है ये रिप्रेजेंट कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्र के आते हैं ये मेंबर्स। इनको जनरल कॉन्फ्रेंस जो 11 मेंबर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है हर साल, और 2 साल के टेन्योर के लिए ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसके एटलीस्ट जो 10 मेंबर जो होते हैं, तो वो जो पुराने पिछले, यानी कि जो बोर्ड जब खत्म हो रही होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो टेन्योर जब खत्म हो रहा होता है, तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से जो लोग हैं, यानी कि जो ये 22 मेंबर्स हैं, तो इनमें से ये मेंबर जो है वो 10 आने वाले 10 मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करता है। इस प्रकार से ये चलता है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा। और हर एक बोर्ड मेंबर जो होता है उसके पास एक सिंगल वोट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करें तो रिकमेंडेशन का इसका फंक्शन होता है, रिकमेंड करती है, रिकमेंडिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, रिकमेंड करती है कि क्या काम करेगी IAEA, किस प्रकार से करेगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, पॉलिसीज वगैरह बनाती है उनके लिए। तो ये कुछ इसके काम होते हैं। अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल को, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जनरल कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल के तौर पर ये अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर जनरल, यानी कि ये अपॉइंट करती है, बट पहले अप्रूव जो किया जाता है वो जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके प्रोग्राम्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है। तो इसके 4 प्रोग्राम मोटे मोटे तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी, ये एक प्रोग्राम है इसका। दूसरा ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, तीसरा वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे पूछा था, और चौथा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है इसके, जिसके बारे में जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मैज्योर, तो इन दोनों के बारे में हम लोग ने चर्चाएं की हुई हैं। तो क्या एक्ट ऑफ गॉड को इस प्रकार से देखा जाता है कि सिर्फ नेचुरल अनफोर्सीन जो भी इंसिडेंट होगा वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आ जाएगा? ईश्वर के कार्य को केवल प्राकृतिक, जो नेचुरल अनफोर्सिंग, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, यानी कि ऐसे डिजास्टर, तो क्या उसमें आ जाते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड? और क्या फोर्स मैज्योर जो होता है वो नेचुरली इवेंट्स भी और जो ह्यूमन मेड इवेंट्स भी, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट जो कि ह्यूमन के इंटरवेंशन के चलते हम लोग को देखने को मिलते हैं, ह्यूमन के कारण देखने को मिलते हैं, राइट। तो ह्यूमन डिजास्टर जो होते हैं ना, ह्यूमन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं। तो क्या फोर्स मैज्योर के अंदर ये दोनों ही आता है? तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही होगा, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्ट ऑफ गॉड के अंदर सिर्फ नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आते हैं, बट जो मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर जो दोनों होते हैं वो फोर्स मैज्योर के अंदर आ जाते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फोर्स मैज्योर के बारे में। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि जीएसटी में गिरावट आई और कोरोना वायरस के कारण जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी के, तो उसको लेकर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन फेस कर रही है। तो एक्ट ऑफ गॉड जो वर्ड यूज किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, इसलिए टॉपिक न्यूज में था। इस साल फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि ये जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस, तो ये बेसिकली नेचुरल कैलामिटी के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है और इस पर फोर्स मैज्योर क्लॉज जो है वो लागू होना चाहिए जब भी आवश्यकता पड़े तब। तो हम लोग इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे, फोर्स मैज्योर के बारे में भी और एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। तो क्या है ये फोर्स मैज्योर क्लॉज? तो फोर्स मैज्योर क्लॉज या फिर एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका ओरिजिन हम लोग को नेपोलियनिक कोड में देखने को मिलता है। आपने नेपोलियन कोड के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा, राइट। तो ये इसके अंदर हम लोग को इसके ट्रेसेस देखने को मिलता है, ओरिजिन देखने को मिलता है, राइट। और फोर्स मैज्योर क्लॉज जो है गाइस, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर है, एक लीगल अरेंजमेंट है। ये क्राइसिस के समय पर हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत ही इजी तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो मान के चलो ये आपकी कंपनी है, आपने एक दूसरी कंपनी को एक ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर जो है ये काम होना चाहिए, और ये कंपनी अगर 3 महीने में काम नहीं करेगी तो इसके ऊपर पेनाल्टी आप चार्ज कर सकते हो, या फिर जो अगर ये बाय चांस काम 3 महीने से लेट करके देंगी तो
आपने जो प्राइस जो डिसाइड किया है वो प्राइस आप उनको नहीं दोगे, घटा कर दोगे, यानी कुछ काट के आप दोगे, क्योंकि इसने डिले कर दिया, इसने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, यानी कि टाइम बाउंडेशन पर इसने पूरा आपका काम नहीं किया। बट फोर्स मैज्योर के समय पर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई आपदा आ गई, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन ले लेते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, राइट, तो 3 महीने का लॉकडाउन हो गया, तो अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो 3 महीने का दिया था, बट 3 महीने का और लॉकडाउन हो गया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्ट्रेच हो गया, यानी कि इस व्यक्ति को जो है वो 3 महीने में काम करके देना चाहिए था, बट अब ये 6 महीने के बाद काम करके दे रहा है। तो यहां पर ये व्यक्ति जो है ये वॉलेट नहीं कर रहा आपके कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ये फोर्स मैज्योर के तहत जो है वो इसको 3 महीने का टाइम मिल जाता है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करता, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच नहीं माना जाएगा जब फोर्स मैज्योर जो है वो लागू हो जाएगा। तो जब भी फोर्स मैज्योर लागू होता है तो इस प्रकार के जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रीच नहीं कहलाते, यानी कि उसका वायलेशन नहीं कहलाता अगर बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट में डिले होता है तब, राइट। तो ये वाली चीज है, और ये टेम्पररी बेसिस पर भी या परमानेंट बेसिस पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर दो पार्टीज के बीच में होता है और अगर एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहती है, परमानेंट बेसिस पर भी कर सकती है, टेम्पररी बेसिस पर भी कर सकती है एक पार्टी ब्रेक, बट उस समय पर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और ये समय कब होगा, जब फोर्स मैज्योर लागू होगा। तो फोर्स मैज्योर के लागू होने की परिस्थिति होनी चाहिए, और फोर्स मैज्योर लागू हुआ है कि नहीं हुआ ये कौन डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी, राइट, ऑनरेबल कोर्ट। तो ये चीज आपको बतानी चाहिए, क्योंकि दो लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, अब ये बोल रहा है कि नहीं यार आपको काम करना चाहिए था, इसने अपनी मर्जी से बोल दिया कि नहीं फोर्स मैज्योर लागू हो गया, बट ऐसा नहीं होता, फिर ये दोनों जाएंगे कोर्ट के पास, अब कोर्ट बताएगी कि क्या लागू करना चाहिए, फोर्स मैज्योर या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और ये चीज 2017 मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा इशू किया गया है, इसमें इसके बारे में मेंशन्ड है। तो इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वही कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, यही चीज आपसे पूछी जाएगी। और मैंने आपको याद है पहले भी बीच में डिटेल में बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप देखिएगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था डिटेल में, तो उसके बाद 3-4 बार ऑलरेडी आ ही चुका है वाला टॉपिक। तो मैं ऐसे ही टॉपिक को ज्यादातर पिक करता हूं और उस पर स्ट्रेस देता हूं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है एग्जामिनेशन में आने की। तो ये फोर्स मैज्योर हो सकता है सिविल सर्विसेज में आए, और ज्यादा चांसेस है सिविल सर्विसेज में फोर्स मैज्योर टर्म के आने के, राइट। इसके अलावा बात करें आगे की इसकी, तो देखिए कुछ और रेफरेंसेस भी हम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के सेक्शन 32 के अंडर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं इस फोर्स मैज्योर के बारे में। इसके अलावा डिफरेंस क्या है एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मैज्योर के बीच में, तो एक्ट ऑफ गॉड यानी कि जो नेचुरल अनफोर्सीन इंसिडेंट सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएंगे। बट नेचुरल प्लस मैनमेड डिजास्टर जो होंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जो भी इवेंट्स होते हैं, तो वो प्लस नेचुरल ऐसे इवेंट्स, तो वो फोर्स मैज्योर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वही चीज मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछी थी अभी, राइट। और लीगली क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है, यानी कि किन सिचुएशन पर ये लीगली क्वालिफाई होगा फोर्स मैज्योर। तो देखिए जब भी कभी दंगे होते हैं, जंग छिड़ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, एक्ट ऑफ गॉड आता है, स्ट्राइक लग जाती है, अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जिसमें कुछ चीज बैन हो रही हो, राइट, या फिर कभी कुछ बॉयकॉट हो गया हो, राइट, या फिर कोई पेंडेमिक का आउटब्रेक हो गया हो, जैसे भी कोरोना वायरस की सिचुएशन, तो ये सब चीजें जो है वो लिस्टेड है। इन सब चीजों में फोर्स मैज्योर जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। और कोर्ट किस प्रकार से देखती है फोर्स मैज्योर को, तो कोर्ट ये बोलती है कि फोर्स मैज्योर तभी लागू होगा जब दो पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो दो पार्टीज में से अगर एक पार्टी, मान के चलो अगर एक पार्टी बोल दे कि यार ये काम नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट का कहना यह है कि कोर्ट देखेगी कि भाई काम नहीं कर पा रही है, तो मतलब ये होना चाहिए कि काम करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अभी कोरोना वायरस के समय, अब कोरोना वायरस के समय पर लोग घर बैठ के भी काम कर सकते हैं ना, घर बैठे बैठे, जैसे मैं भी लेक्चर बना रहा हूं, घर बैठे बैठे बना रहा हूं, ठीक है। ये ऐसा समझो आप कि मैं एक टीचर हूं, मैं क्लासरूम में जाके पढ़ाता था, बट अभी कोरोना वायरस लग गया, अब मुझे घर पे रहकर मेरे लिए फैसिलिटी मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं। बट मैं अगर बोल दूं कि नहीं कोरोना वायरस के समय फोर्स मैज्योर है, अभी तो हालत खराब है, नहीं पढ़ा सकते, तो ये तो गलत हुआ ना। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या आप जो है क्या वाकई में नहीं पढ़ा पा रहे हो, और क्या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं कि आप वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये कोर्ट देखेगी। और अगर ऐसी संभावना बनती जब सामने वाला दो पार्टीज के बीच में एक पार्टी के लिए बिल्कुल इंपॉसिबल होता है, यानी कि संभव ही नहीं होता वो कार्य को पूरा करना, वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो पूरा करना, तब उस कंडीशन में फोर्स मैज्योर जो है वो आएगा। तो ये कौन डिसाइड कर रही है, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड कर रही है। और अप्रैल इस साल कोर्ट ने एक पेटिशन को जो है वो एंटरटेन नहीं किया था, क्योंकि पेटिशन में कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा था फोर्स मैज्योर को सामने लेकर आ रहा था, बट इसने मना कर दिया था कोर्ट ने, मतलब फोर्स मैज्योर वगैरह इस कंडीशन में लागू नहीं होगी, ठीक है।
इसके अलावा पूरे ग्लोबल के एग्जांपल्स भी देखे हम लोग, तो चाइना के अंदर जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है चाइना की, तो उसने भी रिकॉग्नाइज किया है 2002 का जो सार्स आउटब्रेक हम लोग को देखने को मिला था 2002 के अंदर, तो इसको भी इसने रिकॉग्नाइज किया था एज अ फोर्स मैज्योर के तौर पर। इसके अलावा सिंगापुर के अंदर कोरोना वायरस टेम्पररी मेजर एक्ट अभी लागू हो गया है अप्रैल के अंदर, जिसके तहत बिजनेस को टेम्पररी रिलीफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसके चलते उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है वो वॉयलेट ना हो और वो उनको कोई पेनाल्टीज पे करनी ना पड़े या कोर्ट कचहरी ना हो उनके खिलाफ, राइट। इसके अलावा पेरिस के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस को फोर्स मैज्योर इवेंट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। इसके अलावा कुछ कोड्स वगैरह भी है फोर्स मैज्योर क्लॉज के, कोड्स यानी कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स कि जिसके आधार पर ये फोर्स मैज्योर जो है वो लागू हो सकता है। तो देखो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसने डेवलप किया है मॉडल कोड फोर्स मैज्योर क्लॉज का, जो कि करंट इंटरनेशनल प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से फोर्स मैज्योर को देखा जा रहा है, यानी कब कब फोर्स मैज्योर लागू किया जा रहा है, तो वो चीज यहां पर मेंशन्ड है। तो इन्होंने अपने कोड के अंदर ये चीज मेंशन करी कि एक व्यक्ति, वही सेम चीज मैंने आपको बताया कि उनके पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है उस काम को पूरा करने का, यानी कि इम्पॉसिबल है वो कार्य कंप्लीट करना, तब फोर्स मैज्योर लागू होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन में हम लोग को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे मान के चलो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश होने के लिए बस 4 दिन बाकी हैं और अब जो है वो पेंडेमिक आ गई या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके चलते काम रुक गया है, तो इस समय पर जो है वो एंड पीरियड पर जो है वो ये नहीं माना जाएगा, यानी कि फोर्स मैज्योर नहीं माना जाएगा ऐसे कार्यों पर जब वो कंक्लूजन के पीरियड पर होगा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसके अलावा बात करें ऐसी चीजें जहां पर एक पार्टी जो है वो उस इवेंट से ओवरकम नहीं कर पा रही, यानी कि जो भी एक्टिविटी हुई है या जो भी इशू आया है तो वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और उसका रिजॉल्व होना बिल्कुल इंपॉसिबल है उस समय पर जिस समय पर पेंडेमिक चल रही है, कोई भी डिजास्टर हुआ है, तब उस स्थिति में ये फोर्स मैज्योर की कैटेगरी में आएगा। तो सिंपल सी बात है, बट हालांकि ये वाली चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट ये वाली बात याद रखना कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसा एक मॉडल कोड जो है वो फोर्स मैज्योर क्लॉज के लिए जो है वो डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक बेसिक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब इनमें से 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, फटाफट बताइए क्या होगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सभी रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इनको अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% एलोकेट करके रखना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझा देता हूं। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को सिंपली तौर पर यह समझो कि बैंक के पास वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि बैंक इस अमाउंट को लोन देने के लिए रखती है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो पूरा अमाउंट जो है वो बैंक फोकस करती है कि इसको बैंक को लोन देना है, यानी कि दूसरे लोगों को लोन देने के लिए अमाउंट बैंक के पास रखा जाता है। तो ये इस अमाउंट का क्या 40% जो है क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पास जाता है, ये सभी रीजनल रूरल बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और वैसे ही सेम जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, वो अपने पास 75% ये अमाउंट रखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पस के लिए, राइट, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर पर लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए। और एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर नहीं आता है क्या? इन तीनों में से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ही इनकरेक्ट है। पहली बात तो एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही एक हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है, और सभी रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको अपने पास 75% एलोकेट करके रखना होता है, और सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को 40% एलोकेट करके रखना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, यानी कि अपना जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है जो मैंने भी आपको बताया था, तो वो इनको जो है वो अपने पास रखना रहता है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले तो इजी तरीके से बता दूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में और आसानी से आप पूरी चीजें जो है वो समझ पाओ। तो आप लोग को पता होगा इसकी, आपने पढ़ा भी होगा बैंकिंग के अंदर हम लोग को 2 टूल्स देखने को मिलते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल्स होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, राइट। अब क्वालिटेटिव टूल होता है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक प्रकार का, जिसपे कि फोकस किसके ऊपर किया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर, कि बैंक्स को कहा जाता है कि लोन सिर्फ बैंक उन्हीं लोगों को दे, सिर्फ मतलब यानी कि एक बार सेट किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहां पर जितने भी रीजनल रूरल बैंक है उनको 75% जो है वो देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी कि लोन्स, यानी कि इन बैंक्स के पास कोई आएगा तो इस बैंक के पास जितना भी अमाउंट जो इसने एलोकेट करके रखा हुआ है बाहर लोन देने के लिए, तो उसका ये 75% या फिर 40%, अगर हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वगैरह की बात करें तो 40%, तो इनको जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिस्ट पर मौजूद जो भी चीज लिखी होती है, जो भी सेक्टर्स लिखे होते हैं, तो उसी पर ही लोन देना होता है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, राइट, एक्सपोर्ट हो गया,
ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, स्पेशली ये देखते हुए कि हमारी कंट्री के अंदर जो वीक एरिया क्या है आज की डेट में, तो उसको देखते हुए जो पॉलिसीज बनाती है, तो उन पॉलिसीज के आधार पर आरबीआई जो है वो ये गाइडलाइंस वगैरह तैयार करती है, प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट जो है वो तैयार करती है, जिसके तहत वो मेंशन करती है कि इन पर्टिकुलर एरियाज पर ज्यादा से ज्यादा बैंक्स लोन दे। जैसे कि बैंक्स अगर एजुकेशन सेक्टर के लिए लोन देगी, किसानों को लोन देगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो एरिया है यहाँ पर इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। और अभी एट प्रेजेंट आरबीआई ने अपनी कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी है, जिसके तहत उन्होंने इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को रिवाइज किया हुआ है, राइट। अब इसके इनने जो चेंजेस जो लेकर आए हैं, इसमें इनने स्पेशली फोकस किसके ऊपर किया है कि हमारी आज की रेट की, आज की करंट सिचुएशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने चेंजेस लाए। अब देखो कोरोना वायरस का पीरियड है, इकोनॉमी की हालत खराब है, सरकार का अपन ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पढ़ा था, आत्मनिर्भर पैकेज हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें देखा हुआ था कि सरकार का टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके। सरकार एमएसएमई पर फोकस कर रही है, स्टार्टअप्स पर फोकस कर रही है, राइट। तो ये सब एरियाज पर जो सरकार का जो एट प्रेजेंट हम लोग को फोकस देखने को मिल रहा है, सरकार का जो टारगेट है किसानों की इनकम को डबल करना 2022 तक, आपको पता होगा, तो ये सब जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने के लिए यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो सेट किए जाते हैं। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर पर लेंडिंग देना जो होता है, यानी कि लोन्स देना जो होता है, वो अनिवार्य होता है बैंक्स के लिए, कि उनको मैंडेटरी है उनके लिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो उनको इन सेक्टर्स पर देना ही देना है, राइट। और वो अगर उनके पास कोई आता है, जैसे कि फार्मर उनके पास लोन लेने आए, तो उनको फार्मर को मना नहीं करना है, तुरंत जो है वो उनको लोन्स ऑफर करना है पूरे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद, राइट। तो आगे की चर्चा करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें नई ऐड हुई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप्स, आज की डेट में स्टार्टअप्स पर सरकार फोकस कर रही है। क्यों फोकस कर रही है? द रीजन बीइंग इज लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, और अगर स्टार्टअप्स वगैरह चालू होंगे, नए नए बिजनेसेस हम लोग को अगर देखने को मिलेंगे, तो वो बिजनेस के कारण और भी दूसरे लोगों को जॉब्स मिलेगी। एक तो सामने वाला व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरी बात वो दूसरों को जॉब्स पर भी रख सकेगा या रख सकेगी। तो ये स्टार्टअप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक फाइनेंस जो है वो ऑफर करेगी, ये गाइडलाइन का हिस्सा है। लोन्स दिए जाएंगे फार्मर्स को, किस पर्पस के लिए? सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड पर्पस के लिए, यानी कि सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे फार्मर्स, अपने खेत में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी इंस्टॉल कर सकेंगे, सेटअप कर सकेंगे, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार की यहां पर बताई जा रही है, नजर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे की बात करें, ज्यादा क्रेडिट लिमिट जो है, हायर क्रेडिट लिमिट जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखी गई है, एलोकेट की गई है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ज्यादा जो है वो ऑफर किया जाएगा लोन, राइट। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनके जो प्रोड्यूस जो होते हैं, उनकी जो उपज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसकी अश्योर्ड मार्केटिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइसेस के ऊपर, यानी कि पहले से ही जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि उनके प्रोड्यूस के क्या प्राइसेस होंगे, और अगर उनको मार्केट नहीं मिलता है तो उनकी मार्केटिंग भी करवा दी जाएगी इसी तरीके से। तो ये वाली चीज भी है यहाँ पर। और क्रेडिट लिमिट, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो कोरोना वायरस के समय पे हम लोग हेल्थ पर फोकस कर रहे थे, देखो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया यहाँ पे, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग फोकस कर ही रहे हैं काफी समय से, और ये रिन्यूएबल एनर्जी को भी यहाँ पर शामिल किया गया। और ये देखो आयुष्मान भारत जो स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, उसके तहत जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उसको भी यहाँ पर लाया गया है। और रिन्यूएबल एनर्जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन्स जो ऑफर किए जाएंगे, तो जो पहले लिमिट थी उससे जस्ट डबल जो है वो कर दी गई है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा जो भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज के, इस पर भी ध्यान दिया गया है। यानी कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर मतलब लोग जो है उनको आसानी से लोन मिल पा रहा है, जहां पर जो है वो पूरी फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है। बट कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं जो वल्नरेबल हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर आसानी से लोन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जहां पर कुछ कुछ सेक्टर्स है उसकी कमियां हैं, जहां पर सरकार फोकस करेगी यहाँ पर इस जगह पर अगर स्टार्टअप्स चालू हो जाए, या इस जगह पर ये फलाना, जैसे मान के चलो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस जगह पर सेटअप हो जाए, तो वहां पर लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग रीजनल बेसिस पर भी यहाँ पर प्लानिंग की गई है इस गाइडलाइन के अंदर, रिवाइज गाइडलाइन के अंदर। तो ये प्लानिंग कुछ इस प्रकार की है कि जो जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हम लोग को लो क्रेडिट का फ्लो देखने को मिलता है, यानी कि जहां पर कम लोन्स वगैरह ऑफर हो रहे हैं, तो वहां पर लो क्रेडिट के फ्लो को जो है वो बढ़ाया जाए, वहां पर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए बैंक्स को भी प्लस कंज्यूमर्स को भी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन ऑफर करने पर कि कुछ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, राइट, इस प्रकार से। और जिस जगह पर ज्यादा है, ज्यादा फ्लो है लोन्स वगैरह का, वहां पर थोड़ा सा कम किया जाए। तो इस प्रकार से मैनेज करना है। और ये डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग के ऊपर बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लेकर किस प्रकार का है, यानी कि वहां पर प्रायोरिटी सेक्टर पर कितना लोन्स लिया जा रहा है और किस जगह पर कितना नहीं लिया जा रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर पूरी चीज
मैनेज की जाएगी इस प्रकार से। तो ये वाली चीजें हैं जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हायर वेटेज उन डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, उन डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके जहां पर क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लो है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई दी थी कि जहां पर कम लोन जा रहा है वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी जगह पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर कम लोन अगर जा रहा है तो वहां पर ऑब्वियस ही बात है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो अगर नहीं हो रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर में लो हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि कमी देखने को मिलेगी, राइट। जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं जैसे कि वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी, वहां पर क्वाइट पॉसिबल कि एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां पर एजुकेशन के लिए बच्चे जो है वो लोन नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार की चीजें, तो उसको चेंज करने के लिए और कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट आए उसको लेकर ये पूरी चीजें होती हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, थ्योरी में देख लो आप। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट करती है, बोलती है, बताती है और उनको सुनिश्चित करवाती है कि बैंक जो है वो एक सर्टेन पोर्शन अपने फंड्स का स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अलॉट करे। इन स्पेसिफिक सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, जो हाउस लोन वगैरह होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और भी काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये बैंक को बोलती है और सुनिश्चित करती है कि बैंक जो है वो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर कुछ लोन्स ऑफर करें। और सभी जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स हैं उनको 40% जो है वो अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का अलग करके रखना पड़ता है इस इन सेक्टर्स की लेंडिंग पर्पस के लिए, लोन देने के लिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था। और रीजनल रूरल बैंक के लिए ये जो एलोकेशन है वो 75% का है। और इस चीज के पीछे आइडिया क्या है वो मैंने आपको पूरी चीज बता दी है कि जो वल्नरेबल सेक्टर हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर जिनमें जरूरत है हम लोग को आगे इन सेक्टर्स को ले जाने की, क्योंकि इन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो काफी लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट। और इस सेक्टर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की आवश्यकता है और ये सेक्टर अगर ग्रो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो सेक्टर जो बैकवर्ड हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये प्रोसेस होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग द होल पॉइंट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के ड्राफ्ट का। मैंने हमेशा कहा ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये ड्राफ्ट जो है उस समय में मैंने आपको हालांकि पहले पढ़ाया था, तब भी बताया था आपको कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी फिर से ये टॉपिक जो है वो अगेन न्यूज में आ गया है तो हम लोग फिर से देखेंगे। बट बिफोर दैट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो देखो गाइस, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है, यानी कि एक क्षेत्र है जहां पर एक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि यहां पर एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, इस एरिया पर, तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि उस फैक्ट्री लगने से क्या उस क्षेत्र के एनवायरमेंट को किसी प्रकार की हानि होगी कि नहीं होगी, इस चीज को चेक किया जाता है। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस बोलते हैं इस चीज को हम लोग, जैसे हम लोग ने कई बार सुना होगा, आप लोगों ने पेपर्स में पढ़ा होगा, सुना होगा कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट के आने से यहां पर एनवायरमेंट को जो है वो खतरा हो सकता है, और जिन प्रोजेक्ट्स के आने से एनवायरमेंट को खतरा नहीं होगा उस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है कि इस प्रोजेक्ट के आने से इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के एनवायरमेंट को कितना खतरा है, उस चीज को जो है वो मेजर किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा, इसको ये आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तीसरे की बात करें हम लोग की 2006 के अमेंडमेंट के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया है कुछ प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, माइनिंग यहां पर लिखा हुआ है, देखो माइनिंग लिखी हुई है। अब माइनिंग एक ऐसी चीज है कि अगर माइनिंग किसी जैसे फॉरेस्ट एरिया पे हो रही है माइनिंग, तो उस माइनिंग के कारण वहां पर जो ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होगी, तो इसको तो एग्जेम्प्ट किया ही नहीं जा सकता, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिकली ही गलत है, जिसको पता भी नहीं होगा तो भी इसको इनकरेक्ट तो लॉजिक्स लगाकर जो है वो किया जा सकता है। तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट इसका है, और तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है। सो गाइस, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रेपुलेटर्स, तो ये रेपुलेटर्स कौन लोग होते हैं गाइस? तो ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में काम करते हैं, और इनको क्या काम कर रहा है उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। तो सिंपल तौर से ये समझो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स हैं, तो इन्होंने अभी कुछ चिंताएं जताई है, कुछ सवाल उठाए हैं ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के ऊपर। इन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्व जो है उनके साथ क्या मेल खा रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनली जो इंडिया ने कहा था कि इंडिया जो है वो ये एनवायरमेंट को लेकर ये चीजें फॉलो करेगी, तो क्या ये जो ड्राफ्ट है वो क्या इस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो इंडिया ने
जो प्रस्तुत किया था, यानी कि जो इंडिया के जो दायित्व थे इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या ये उसके साथ मेल खा रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं क्या, तो इसको लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज हैं जिसके चलते एनवायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ड्राफ्ट है ये, मैंने आपको बताया हुआ, बट हाँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो देखो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अंदर कुछ क्लॉज हम लोग को देखने को मिलते हैं, 14 सब क्लॉज 2 और क्लॉज 26। तो इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है कुछ बड़े इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स को। किससे एग्जेम्प्ट किया है? पब्लिक कंसल्टेशन से। इसमें होता क्या है, ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, पहले जो भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री किसी जगह पर जब वो सेटअप होती है, तो उससे पहले उसको अथॉरिटी से एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो हासिल करना होता है। बट जब एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस जब हासिल होती है, तब ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर सेटअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इस पर एक्सपर्ट जब अपनी राय देते हैं तो वो पब्लिक की जाती है। पब्लिक किस पर्पस के लिए की जाती है? कि पब्लिक अपने भी विचार जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करें इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट आने से यहां पर रहने वाली जो जनता है, पब्लिक है, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको पब्लिश किया जाता है कि पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक भी जो है वो यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है वो उठाए, अगर उनके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर अगर उनका ऑब्जेक्शन है किसी भी तरीके का इस प्रोजेक्ट के आने से, उसको रेज करें अपने ऑब्जेक्शन को। तो ये पब्लिक को जो है वो दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आने से ऑब्वियस ही बात है सिटीजन को, जनता को नुकसान होगा यहाँ पे रहने वाले, राइट। तो इस पर जो है वो क्या कहा गया कि काफी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स उनको हटा दिया गया है पब्लिक कंसल्टेशन से, यानी कि पब्लिक से कंसल्ट जो है वो नहीं करवाया जाएगा और टाइम पीरियड को भी कंसल्टेशन का रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस पर जो है वो चिंताएं जताई गई है और ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट हम लोग को पब्लिक कंसल्टेशन देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको बताया। इसमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एरिया डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, जो नेशनल हाईवेज है उनको चौड़ा करना, यानी कि वाइडनिंग और एक्सपेंशन, जो हाईवेज जो है उनको चौड़ा नहीं किया जाता, रोड वगैरह को। तो ये कुछ ऐसे अगर प्रोजेक्ट्स होंगे तो इनमें पब्लिक कंसल्टेशन जो है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इस चीज पर जो है वो चिंताएं जताई गई कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक कंसल्टेशन, इसको कैसे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और इसको कहा गया कि ये जो एग्जेम्पशन है ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे एनवायरमेंट के ऊपर, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और ह्यूमंस राइट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि ह्यूमंस को इससे खतरा है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। और इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को जो है वो बताएगी नहीं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश नहीं की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो उस पर इन्होंने कहा कि जो भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होंगे उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो इसमें तो कोई भी बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं और उसमें अल्टीमेट जो नुकसान पहुंचेगा वो किसको पहुंचेगा? एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो ये एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल। इसमें कुछ और भी चीजें मौजूद है जो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की, कि एक बार जैसे कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट को जो है वो समय समय पर बार बार क्लियरेंस लेना पड़ता है, समय समय पर दोबारा से असेसमेंट होता है कि कुछ समय के बाद इस प्रोजेक्ट के कारण कहीं एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको दोबारा से चेक किया जाता है। जैसे रिन्यूअल नहीं होता, कोई भी लाइसेंस है उसका रिन्यू होता है, जैसे लाइसेंस रिन्यू होते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस की भी समय समय पर जो है वो उसका असेसमेंट होता है, क्योंकि एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग भी कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो दोबारा से रीचेक करने की आवश्यकता होती है। बट यहां पर हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के ड्राफ्ट के अंदर कि समय को बढ़ा दिया गया है। जो 30 साल का समय था रिन्यूअल पीरियड का, उसको 50 साल कर दिया, जिसमें 10 साल का पीरियड था रिन्यूअल का, उसको 15 साल कर दिया। तो ऐसी चीजें हुई हैं, तो इसलिए इसको जो है वो खराब बताया जा रहा है। एंड आई डोंट थिंक ये जो है वो अब लागू होगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, इसमें तो चीजें बहुत चेंजेस आने वाली हैं। तो ये तो एक बढ़िया सी चीज है कि ये लागू तो नहीं होने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि इंटरनेशनल कंसर्न भी इसमें रेज हो गया है और ऑलरेडी काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट इसमें कंसर्न रेज कर ही रहते, पहले भी अपन ने चर्चा करी थी। बट ये वाली कुछ चीजें है ना इंपॉर्टेंट, वो आप मेंस में डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इंडिया ने पहली बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का नॉर्म जो है वो नोटिफाई किया था 1994 में, और जिसके तहत ये लीगल फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिला था, जिसके तहत जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उनका यूज करना है, उनको पोल्यूशन फ्री जो है वो रखना है, यानी कि उनको पोल्यूशन का किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो, राइट। तो इस पर ध्यान देते हुए ये चीज जो है वो लाई गई थी, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, राइट। और हर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जितने भी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। और 1994 एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन जो था उसको रिप्लेस किया गया, इसको अमेंड किया गया, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया 2006 के अंदर इसमें। और इसी साल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने दोबारा से रीड्राफ्ट किया। अब उस रीड्राफ्ट के ऊपर जो है वो पूरी
इशू सामने आ रहे हैं, उसमें रीड्राफ्ट करते हुए तो हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और अच्छा बनाया जा रहा है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। इसमें और भी कुछ इश्यूज जो सामने आए हैं, जैसे कि वो मैं आपको बता रहा था कि पीरियड जो है वो छोटा कर दिया गया। पहली बार तो पब्लिक कंसल्टेशन हियरिंग जो है उसको कम कर दिया गया, मैक्सिमम 40 डेज जो है वो कर दिया गया कि 40 दिन का रहेगा समय पब्लिक के पास, उस बीच पब्लिक को अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना है तो वो उठा सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस कर दिया गया 30 दिन से 20 दिन कर दिया गया वो टाइम जिस समय पब्लिक जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट कर सकती है, राइट, पब्लिक हियरिंग के दौरान। तो पब्लिक हियरिंग जब होती है, जन सुनवाई जब होती है, तो उस बीच पब्लिक जो है उनको 30 दिन की जगह, 1 महीने की जगह मात्र 20 दिन दिए अपने रिस्पॉन्स को जो है सबमिट करने के लिए, या फिर अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह जो भी हैं उसको सबमिट करने के लिए, राइट। तो ये चीज सामने आई। इसके अलावा अलाउ किया गया कुछ ऐसे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज को कि वहां पर पब्लिक हियरिंग की आवश्यकता नहीं होगी, इनको स्ट्रेटेजिक एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया, जिसको मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें कुछ रेड और ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जो कि बताया जा रहा है कि ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट एरिया हो गए, उस पर मात्र 0 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, 0 to 5 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी तक जो है बताया जा रहा है कि वहां पर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हो सकेंगे। तो ये तो बहुत खतरनाक वाली स्थिति जो है वो बताई जा रही है। और साथ ही साथ 50 साल कर दिया गया, जो जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको 50 साल के बाद जो है वो रिन्यू किया जाएगा उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पहले 30 साल हुआ करता, तो ये बढ़ा दिया गया है। रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पहले 10 साल के बाद रिन्यू होते थे, अब इनको 15 साल कर दिया गया है। हालांकि बल्कि उल्टा आज की डेट में कम करना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें, तो धीरे धीरे स्थिति खराब हो रही है। तो इसलिए ये पीरियड को तो 5 साल कर देना चाहिए। तो आप सजेशन के तौर पर ये वाली चीज लिखेंगे, ये बढ़ाने की जगह बल्कि और घटाना चाहिए, और भी प्रॉपर तरीके से इसका असेसमेंट होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि देखो आज की डेट में आप इसको टेक्नोलॉजी से भी लिंक करोगे, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नई नई तरीके सामने आते जा रहे हैं बेटर तरीके से चीजों को एक्सेस करने के। अब अगर एक को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, अब आधे दशक के बाद 50 साल के बाद दोबारा से अगर रिन्यू होगा, तो उस बीच तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी होंगी। और अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग को अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो उस पीरियड को 5 साल करना चाहिए, राइट, जिससे कि एग्जैक्ट रियलिटी सिचुएशन जो है वो पता लगे और हम लोग एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उसका मेंटेन करके रखें, बना के रखें कि उस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को जो है वो इन 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है, तो वो भी उसका भी पता लग जाएगा। अब अगर मान के चलो कि 50 साल का पीरियड है, अगर हम लोग यहां पर अगर नुकसान अगर जज कर लेते और अगर वाकई में गंभीर नुकसान है, तो हम लोग उस नुकसान को श्रिंक कर सकते थे, यानी मतलब कंट्रोल कर सकते थे। बट अगर 50 साल हो गए, तो 50 साल में अगर नुकसान होगा तो उसको कंट्रोल करना तो असंभव टाइप का है। तो यही चीज जो है वो यहां पर बताई गई है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो फिर असंभव टाइप का हो जाता है, इररिवर्सिबल हो जाता है ये, और उस पर हेल्थ और सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड गाइस बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स हैं। आज कोई ये होमवर्क नहीं है, कल का रिपीट हो गया, सॉरी, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज आपका रिवीजन डे है। इस हफ्ते आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप रिवाइज कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद एक कंपाइलेशन वीडियो भी आपके पास आ जाएगा 12-1 बजे के आसपास। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने मंथली पैकेज परचेज किया हुआ है, आप अपने ईमेल को चेक कर लीजिए, आपके पास जो है वो कंपाइलेशन आ गया होगा पीडीएफ का। पिछले हफ्ते की पीडीएफ पूरी की पूरी एक सिंगल पीडीएफ में होगी, वो पूरा का पूरा आप रिवाइज कीजिए। ये रिवीजन का टाइम होता है संडे वाला दिन, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अक्सर ये रिवीजन को जो है वो करते नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार से आपको चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूं अगर आप मंथली पैकेज ज्वाइन करेंगे, और वो भी काफी अफोर्डेबल रेट में है आपके लिए मंथली पैकेज। तो जिससे कि आपकी स्मार्ट स्टडीज होती है, और स्मार्ट स्टडीज को यही कहा जाता है, यही होती है स्मार्ट स्टडीज, कि आप जो है वो जो पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिवाइज कर रहे हैं। और यहां पर अगर आपने ये मंथली पैकेज लिया तो आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, पूरे रेडी टू रीड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यहां पर। और ये इसलिए जो है वो रेडी टू रीड नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोगों को रेगुलरली कुछ ना कुछ नया नया इंफॉर्मेशन आता रहता है डेली बेसिस पर। और अगर आप ये डेली बेसिस पर लेक्चर देखोगे, अपना नोट्स बनाओगे, तो पूरा दिन आपका इसी में बीत जाएगा, आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और बहुत हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल। तो स्मार्टली प्ले करो। स्मार्टली प्ले करने के लिए मैं आपके साथ हूं पूरी तरह से, और इसमें मैं आपको डेली बेसिस पर लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, जो आप देखते हैं। आपको सिर्फ लेक्चर को देखना है, रात में सोने से पहले इसको बस रिवाइज कर लेना है, आपका एक बार रिवीजन हो गया। जैसे आज संडे है तो आज के दिन एमसीक्यू फॉर्मेट में न्यूज आई है, तो उसका भी पीडीएफ मिलता है आपको, और एक वीकली कंपाइलेशन मिलता है आज ही के दिन, संडे के दिन। यानी कि पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आई है वो एक सिंगल पीडीएफ में दी जाती है, जिससे कि आपको अलग अलग पीडीएफ को ओपन करने की आवश्यकता ना पड़े। और ये इंटरवल में इसलिए दी जाती है जिससे कि आप रिवीजन करें। ये आपको जो है वो बार बार जो है वो किया जाता है, पुश किया जाता है कि भाई पढ़ो पढ़ो। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है पुश देने का काम जो होगा वो रेगुलरली मेरा होगा, बट पढ़ना आपका काम होगा ईमानदारी से, राइट। तो ये वीकली कंपाइलेशन होता है इस पर।
और वैसे ही सेम मंथली कंपाइलेशन होता है पूरे मंथ का। तो अगर एक बार आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया तो आप 10,000 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाओगे, यानी टॉप 10,000 के अंदर आ जाओगे। और इतना ही चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। आप जो है वो अपने पीछे कुछ नहीं तो 7-8 लाख लोगों को छोड़ दोगे जितने भी बैठ रहे होंगे। कभी कभी तो जो है वो 10 लाख लोग भी देते हैं इस एग्जाम को, यूपीएससी को, तो आपको पता ही है, यानी कि फॉर्म वगैरह भरते हैं। बट हालांकि 5-6 लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं। तो आप मान के चलो कि अपने पीछे जो है 5-6 लाख लोगों को छोड़कर आगे आ जाओगे, 10,000 की के अंदर चले जाओगे। बट ईमानदारी से आपको करना है, पुश करने का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। और इतना ही नहीं, आपको एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ की मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग होती है मैगजीन का। अगर आपको सैंपल देखना है तो जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 का जो पूरा जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कराए हुए हैं मंथ्स के, तो इनके भी मैगजीन आपको मात्र 300 रुपए में प्रोवाइड की जा रही है। तो इस वीडियो में ही सैंपल बताया गया है अगस्त मंथ की मैगजीन का, और पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका वीडियो है, उस वीडियो पे क्लिक करके जो है आपको पूरी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। और आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक का भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो फीस जो है इसकी मात्र मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, और मिनिमम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ईमानदारी से आपको जो ठीक लगे मेरी मेहनत को देखते हुए आप मुझे इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष सिसाल चैनल का नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर दीजिएगा, इससे हर एक लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का भी सेम नाम से ही चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।